हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज के सेशन में हम बात करेंगे 3 अगस्त 2026 तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। आगामी एग्जाम्स में ये सभी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इस सेशन को ध्यान से देखिएगा। और ये जो पूरा पीडीएफ है वो आपको करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। क्वेश्चन ऑफ द डे से शुरुआत करें तो मैं आपको वही क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ जो आपके किसी न किसी एग्जाम्स में आए होते हैं स्टैटिक जीके में। तो ये जो है यक्षगान, ये किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य नाटक है? तो आपको बताना है कि ये जो है ट्रेडिशनल डांस ड्रामा जो है वो कौन से स्टेट का है। अगर आपको सही आंसर मालूम है तो कमेंट सेक्शन में यहाँ पर बताइएगा। हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर पहुंचा है? आपको पता होगा ग्लासगो स्कॉटलैंड में जो कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे थे, अब इनका समापन हो चुका है और भारत ने इस मेडल टैली में चौथा स्थान प्राप्त किया है। अगर बात की जाए भारत की तो चौथे स्थान पर रहते हुए भारत ने 13 गोल्ड मेडल जीते हैं और सिल्वर मेडल 17 हैं और 9 मेडल ब्रॉन्ज है। इसके साथ भारत के पास में 39 है। केवल एक स्थान का फर्क है भारत और स्कॉटलैंड में। और लास्ट दिन भारत ने बॉक्सिंग में अपना बिल्कुल जलवा दिखाया और चौथा स्थान हासिल किया। वैसे मैं कॉमनवेल्थ गेम्स पर एक कंप्लीट वीडियो लेकर आ रहा हूं और उसमें मैं जितने भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जो खिलाड़ी बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड थे, फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया, A to Z पूरा आपको जो उसका जीके है वो मैं आपको एक सिंगल वीडियो में करा दूंगा, तो आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत यहाँ पर नहीं रहेगी। और ये जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ आप पीडीएफ में भी देख सकते हैं, बट कॉमनवेल्थ का एक अलग से वीडियो आएगा, इसलिए हम वहाँ पर इन सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। बट इतना ध्यान रखना कि ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुए और भारत को 39 मेडल मिले हुए और जो है भारत ने 16 मेडल्स इन अ सिंगल डे, एक दिन में 16 मेडल जीते हैं, जिसमें से 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज शामिल है 39 मेडल्स में। लेकिन एक दिन में 16 मेडल जीते, इस वजह से भारत जो है पदक तालिका में काफ़ी अच्छे लेवल पर आ चुका है। Recently, how much foreign exchange inflows in US dollars has been mobilized under the RBI's special swap facility up to July 31? अभी हुआ क्या है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में जो भारत में विदेशी पैसा जो फॉरेन एक्सचेंज है इसको बढ़ाने के लिए खास सुविधा स्टार्ट की है। तो ये है आरबीआई की एक स्पेशल स्वैप फैसिलिटी। अब हुआ क्या है कि इस सुविधा से जो है 31 जुलाई 2026 तक भारत में कुल जो है 40.816 जो है इतने बिलियन जो अमेरिकी डॉलर हैं ये आ चुके हैं। ये आंकड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे कि जो रकम है वो 17 जुलाई को जो 20.718 बिलियन डॉलर थे उससे लगभग ये दोगुनी हो गई है। तो आंकड़े पूछे जा सकते हैं कि अभी राइट नाउ ये जो भारत में जो विदेशी पैसा है फॉरेन एक्सचेंज है इसको बढ़ाने के लिए भारत ने क्या स्टार्ट किया है। तो आरबीआई की एक स्पेशल स्वैप फैसिलिटी है और ये कितना हो चुका है, तो ये 31 जुलाई तक 40.816 बिलियन डॉलर आ चुके हैं। दूसरी जरूरी चीज़ क्या है कि इस अमाउंट का जो सबसे बड़ा हिस्सा है यानी लगभग 90% जो है वो 30.673 जो बिलियन डॉलर है ये आपका जो FCNRB डिपॉजिट है उससे यहाँ पर आया, जिसको बोलते हैं फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक। ठीक है, तो उससे जो है 36.73 आया, लगभग ये 90% जो है टोटल इनफ्लोज का है। तो इस योजना का मुख्य मकसद यही कि भारत के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है इनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बनाना। तो ये जो सुविधा कौन सी है, यह है स्पेशल फॉरेन एक्सचेंज स्वैप फैसिलिटी। ठीक है, आरबीआई ने इसको इंट्रोड्यूस किया हुआ है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताएगा कि आरबीआई के अभी रिसेंट के गवर्नर कौन है, आरबीआई के गवर्नर इनका नाम क्या है। कमेंट सेक्शन में आप लोग इसको बताएगा। हाल ही में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण जिसको बोलते हैं NVA, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, तो इसने चावल के अनुसंधान और संरक्षण में कितनी राशि यहाँ पर जारी की है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि रिसेंटली हाउ मच अमाउंट हैज बीन रिलीज बाय द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी फॉर द राइस रिसर्च एंड कंजर्वेशन। तो इसके लिए 8.22 करोड़ रुपए की रकम जो है वो अलग अलग संस्थाओं में बांटी है। तो ये जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है इसने क्या किया है कि लगभग 8 करोड़ रुपए अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें ये डिस्ट्रीब्यूट किए। क्यों किए? क्योंकि ये जो पैसा है वो एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग जो ABS रूल होता है ना उसके तहत ये जारी किया गया है। अब ये जो सारा जो
अमाउंट है वो पायनियर ओवरसीज कॉरपोरेशन नाम की एक कंपनी है उससे ये मिला है। तो इस कंपनी ने जो भारतीय धान और चावल है तो इसका इस्तेमाल करके हाइब्रिड बीज बनाए और बेचे थे। तो इन कुल पैसों से लगभग 2.47 करोड़ जो है वो रिसर्च जो ऑर्गेनाइजेशन हैं इनको, और 5.75 करोड़ जो है वो अलग अलग जो स्टेट्स हैं इनके बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स हैं उनको यहाँ पर दिए जाएंगे। तो इसका कंपोजिशन ये है कि जो अलग अलग स्टेट के बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है इनको मिलेंगे 5.75 करोड़, और 2.47 का जो आंकड़ा है वो बेसिकली जो है ये अलग अलग जो संस्थान है इनको दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहेगा। और इसमें जो सबसे ज़्यादा अमाउंट है वो किसको मिल रहा है, तो ये मिल रहा है 2.43 करोड़ का हैदराबाद के, जिसका नाम है ICAR। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द राइस एंड रिसर्च, इसको यहाँ पर ये दिया जा रहा है। ठीक है, इसको लार्जेस्ट अमाउंट मिल रहा है। और अगर बात की जाए कि गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड द टेक्नोलॉजी उत्तराखंड, इनको 3.26 लाख मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो डेट्स हैं, ये जो आंकड़े हैं वो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रहेंगे। फॉर हाउ मेनी वीक्स इज द नशा मुक्त युवा फॉर द विकसित भारत संकल्प अभियान शेड्यूल टू रन एज अ नेशन वाइड जन भागीदारी कैंपेन। देखो इस न्यूज़ के क्या मायने, अभी मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं इन्होंने जो है देश में नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान है इसकी शुरुआत कर दी है, और ये 100 वीक्स का एक पूरा इन्होंने प्लान रखा है। तो इसमें क्या होगा कि जो युवाओं में जो सब्सटेंसेस अब्यूजेज हैं, मतलब कि जो नशे जैसी चीज़ें इनसे दूर रखने के लिए हम 100 हफ्ते का एक नेशन वाइड जन भागीदारी अभियान जो है वो यहाँ पर चला रहे हैं। अब पहले तो ये पता होना चाहिए कि कितने वीक्स का है ये। 100 वीक्स का नेशन वाइड जन भागीदारी कैंपेन है। कर कौन रहा है, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री, और इन्होंने लॉन्च किया नशा मुक्त युवा फॉर विकसित संकल्प अभियान ये। ठीक है, अब होगा क्या, इस लॉन्चिंग में 28,000 से ज़्यादा जगहों पर से 1 करोड़ से अधिक जो युवाओं ने ऑनलाइन वर्चुअली यहाँ पर हिस्सा लिया। तो ये भी इम्पॉर्टेंट रहेगा कि लगभग अलग अलग लोकेशंस पर 1 करोड़ से ज़्यादा युवा एक साथ ऑनलाइन इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और इस अभियान का मकसद ये है कि किसी तरीके से नशा मुक्त उनको किया जाए और फिट, मजबूत और कॉन्फिडेंट बनाना, ताकि देश जो है जब 2047 में अपनी आज़ादी के 100 वर्ष पूरे कर रहा हो तो उस दौरान भारत एक मजबूत स्थिति में खड़ा रहे। और ये प्रोग्राम हुआ कहाँ पर, ये प्रोग्राम बनारस में एक छोटे पायलट प्रोजेक्ट से आगे बढ़ा है, जिसे हर रविवार खेल, योग और जागरूकता कार्यक्रम जो होगा। तो पायलट इनिशिएटिव अगर देखा जाए तो काशी से स्टार्ट हो रहा है, और नरेंद्र मोदी जी काशी से ही जो है सांसद बनकर आते हैं। तो इन्होंने जो है जो इनकी अपनी खुद की असेंबली है तो वहाँ से इन्होंने इस चीज़ को स्टार्ट किया है। और ये भी कहा गया है पेरेंट्स को कि टीचर्स को, प्रोफेसर्स को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड सोसाइटी को, ताकि वो जो है बच्चों को जो है इस नशे जैसी चीज़ों से बचाएं और उनकी मदद करें, और समय समय पर उनको जब ज़रूरत हो तो उनको काउंसलिंग भी करें। क्लोजिंग ऑक्शन सेशन CAS किस एक्सचेंज द्वारा लागू की गई है? क्लोजिंग ऑक्शन सेशन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सचेंज? तो ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE। अभी क्या है, इस न्यूज़ को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये बेसिकली एक तरीके का नियम है। तो जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE है, तो इन्होंने F&O जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस शेयरों के लिए एक नया नियम इन्होंने शुरू कर दिया है। तो NSE ने जो नया नियम, ये बेसिकली जो न्यू क्लोजिंग ऑक्शन सेशन CS मैकेनिज्म कराया, ये क्लोजिंग प्राइस डिस्कवरी ऑफ एलिजिबल फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस F&O स्टॉक्स के लिए 3 अगस्त 2026 से इफेक्टिव के लिए ये किया हुआ है बेसिकली। तो होगा क्या कि 3 तारीख से तो ये लागू हो चुका है, और इसको क्लोजिंग ऑक्शन सेक्शन जिसको बोलते हैं CS ये कहा जाता है। होगा क्या कि अब बाजार बंद होने पर शेयरों की जो कीमत है वो पुराने VWAP तरीके से नहीं बल्कि जो ऑक्शन के जरिए तय यहाँ पर की जाएगी। तो ये इस नियम के मायने हैं। तो इसके तहत जो F&O शेयर में जो लगातार ट्रेडिंग जो है दोपहर 3:15 पर बंद हो जाएगी, और 3:15 से 3:35 तक जो है ऑक्शन सेशन यहाँ पर चलेगा। तो शेयर बाजार में जो डेरिवेटिव्स की जो ट्रेडिंग है वो दोपहर 3:40 तक यहाँ पर जारी रहेगी। तो ये इस नियम में इन्होंने बदलाव किए। तो इस बदलाव का मकसद यही है कि हमें सही वैल्यूएशन जो है इम्प्रूव प्राइस डिस्कवरी करना है, रिड्यूस द प्राइस मैनिपुलेशन हो पाए। तो इन सब चीज़ों के लिए जो है गड़बड़ी रोकना, भारतीय बाजार को ग्लोबल स्टैंडर्ड के बराबर लाने के लिए इस तरीके का जो है नियम इन्होंने जारी किया है। तो ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने जो न्यू क्लोजिंग ऑक्शन सेशन CS है इसको इंट्रोड्यूस यहाँ पर किया है। ठीक है, 135th डूरंड कप कहाँ पर हुआ है?
वेयर डिड द 135 डूरंट कप बिगिन। तो एशिया का पहले तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि डूरंट कप किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये फुटबॉल से रिलेटेड है। तो एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है ये बेसिकली जो डूरंट कप है, और ये गुवाहाटी में जो है इसकी जो शुरुआत ये बेसिकली हुई है। और क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि कहाँ पर हुआ है, तो जो गुवाहाटी का जो इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम है ना, वहाँ पर ये इंदिरा गांधी जो एथलेटिक स्टेडियम है ये गुवाहाटी आसाम में, तो वहाँ पर जो है 135वां एडिशन 135 डूरंट कप, ये ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है, इसको किया गया है। दूसरी चीज़ क्या है कि इस टूर्नामेंट को भारतीय सेना जो इंडियन आर्मी और आसाम जो है वो मिलकर आयोजित कर रहे हैं। तो पूछा जा सकता है इस बार जो 135th डूरंट कप है ये ज्वाइंटली किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो इंडियन आर्मी और गवर्नमेंट ऑफ आसाम ये दोनों मिलकर कर रहे हैं। डूरंट कप की अगर आप बात करोगे तो भारत का बहुत पुराना और बहुत ही फेमस फुटबॉल टूर्नामेंट है जो नए फुटबॉल सीजन की शुरुआत यहाँ पर करता है। और इस प्रतियोगिता में जो इंडियन सुपर लीग ISL, आई लीग और जो आर्मी है वो तीनों यहाँ पर हिस्सा ले रही हैं। तो इसके बारे में जो है क्वेश्चंस बन सकते हैं, और यहाँ पर मैं आपको समरी पूरी दे देता हूँ, तो ये भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। और ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं कि जॉइंटली वेंचर किस किस के साथ में मिलकर इस बार किया जा रहा है, ये जो 135th एडिशन है डूरंट कप का ये, ठीक है। ब्रिक्स स्टैटिक्स ट्रैक का जो है थीम है वो इस बार क्या रखा गया है, तो क्वेश्चन कहा गया है कि व्हाट इज द थीम ऑफ द ब्रिक्स स्टैटिक्स ट्रैक, तो यह है क्वालिटी स्टैटिक्स एज अ ड्राइवर ऑफ चेंज। तो भारत ब्रिक्स देशों के जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो NSO है, तो इसके प्रमुखों की बैठक की जो मेजबानी है वो भी भारत यहाँ पर कर रहा है। तो जो हेड ऑफ द स्टैटिस्टिकल ऑफिसेस ऑफ द ब्रिक्स कंट्रीज होंगे वो भारत में ही, भारत के पास 2026 की जो चेयरशिप है ब्रिक्स की है तो ये भारत ही कर रहा है। और हुआ क्या है कि ये जो मीटिंग है वो लखनऊ शहर में 3 से 4 अगस्त को हो रही है। तो इसका वेन्यू जो है वो 4 अगस्त 3 से 4 के बीच में रखा गया है। इसमें सारे जो नेशनल स्टैटिस्टिकल हेड ऑफिस जो ऑफिसर्स होंगे, हेड्स होंगे, वो ब्रिक्स कंट्रीज़ के वो यहाँ पर एक साथ गैदर होंगे लखनऊ में। और इस मीटिंग का मकसद ये है कि ब्रिक्स देशों के बीच में जो ऑफिशियल स्टैटिक्स हैं, जो सरकारी आंकड़े हैं और डेटा है, इसकी क्वालिटी को और भी ज़्यादा बेहतर बनाना। तभी तो जो भी स्टैटिक्स से रिलेटेड जो भी ऑफिसर्स हैं और जो डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। तो भारत ने इस साल ब्रिक्स स्टैटिक्स ट्रैक्स के लिए क्वालिटी स्टैटिक्स इस ड्राइवर ऑफ चेंज जो है ये थीम यहाँ पर रखी है। और इस मीटिंग में कौन कौन होंगे, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान एंड UAE, ये सब लोग पार्टिसिपेट यहाँ पर करने वाले हैं। और इस बैठक में जो ज्वाइंट स्टैटिस्टिकल पब्लिकेशन 2026 और स्नैपशॉट ब्रिक्स GSP 2026 इस पर भी जो है चर्चा की जाएगी। यहाँ पर सारे हाइलाइट्स हैं, ये PDF में आपको एज इट इज़ मिलेगा डेटा, सो आप वहाँ पर PDF को एक्सेस कर सकते हैं। PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, या फिर करंट अफेयर्स फंड आप सर्च करोगे तब भी आपको ये हमारा मिल जाएगा। राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारतीय मुक्केबाजी ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है, तो ये मैं आपको जो कंप्लीट डेटा है वो ब्रिक्स की जो CWG कॉमनवेल्थ गेम्स की एक अलग से वीडियो है, उसमें मैं सारी चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ, तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। बट अगर इसकी बात की जाए तो 7, ठीक है। तो भारत ने 2026 जो कॉमनवेल्थ गेम्स में बॉक्सिंग में अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है। और अगर आप देखेंगे तो बॉक्सिंग की मेडल टैली अगर है तो उसमें भारत नंबर 1 रहा है। 7 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर मेडल, टोटल 10 मेडल भारत को बॉक्सिंग में ही मिले। तो ये अपने आप में काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ये पूछा भी जा सकता है आपसे कि जो ये बॉक्सिंग था इसमें भारत का कैसा रहा है, तो इसमें भारत को 10 मेडल टोटल मिले हैं, जिसमें से 7 गोल्ड हैं। और महिला मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन दिखाया और 5 गोल्ड मेडल जीते हैं। और पुरुष की अगर बात की जाए तो उन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हुए हैं, ठीक है। हाल ही में अगस्त 2026 में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख डिप्टी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ के रूप में किसने पदभार कार्यभार संभाला है। हु रिसेंटली एज्यूम चार्ज एज द न्यू डिप्टी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, जिसको बोलते हैं DCAS इंडियन एयरफोर्स में। तो इनका नाम है एयर मार्शल तेजपाल सिंह। तो एयर मार्शल तेजपाल सिंह इन्होंने 1 अगस्त 2026 को भारतीय वायुसेना के डिप्टी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ के रूप में जो है अपना पदभार संभाला है। और इन्होंने जो अवधेश कुमार भारती हैं इनको जो है रिप्लेस किया है। और 39 साल की सर्विस के बाद इन्होंने रिटायरमेंट इनका हुआ है।
और लगभग इनके पास अगर बात की जाए तो 35,000 से ज़्यादा घंटे उड़ान भरने का फ्लाइंग आवर्स होते हैं उसका अनुभव भी इनके पास में काफ़ी ज़्यादा है। वे एक क्वालिफाइंग जो फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर और द एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट भी रह चुके हैं। तो इनका नाम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, एयर मार्शल तेजपाल सिंह। ठीक है, तो ये चीज़ आप नोट यहाँ पर कर सकते हैं। और इनको जो वायुसेना मेडल 2011 में और अति विशिष्ट सेवा मेडल 2021 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिए गए थे। ताइपे ओपन 2026 महिला एकल खिताब किसने यहाँ पर जीता है? तो यह है तन्वी शर्मा। तन्वी शर्मा 17 वर्ष की हैं और भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और इन्होंने अपना जो BWF वर्ल्ड टूर खिताब जो है वो अभी जीत लिया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो 17 ईयर ओल्ड इंडियन बैडमिंटन प्लेयर तन्वी शर्मा, इन्होंने अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर टाइटल जो है जो ताइपाई ओपन जो 2026 का था, इसमें वुमेन सिंगल टाइटल में इसको अपने नाम पर किया। और फाइनल मैच में इन्होंने वियतनाम के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है गुएन थुई निल। तो ये जो गुएन थुई निल वियतनाम के, इनको हराकर जो है ये टूर्नामेंट जीता। तन्वी इस टूर्नामेंट में जीतने वाली अब तक की सबसे जो कम उम्र की यंगेस्ट एवर खिलाड़ी जो है वो यहाँ पर बन गई है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। और जो इनकी विक्ट्री है ये काफ़ी यादगार है। और साइना नेहवाल की अगर हम बात करें जाए तो 2008 में साइना नेहवाल के जीतने के बाद से ताइपे ओपन में महिला सिंगल्स का जो है वो सूखा चल रहा था और अब ये ख़त्म हो चुका है। तो ये चीज़ जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। In July 2026, India's total coal production increased by what percentage year on year to reach 69.75 million टन्स। क्वेश्चन पूछता है कि जुलाई 2026 में भारत का कुल कोयला उत्पादन पिछले वर्ष की जो समान अवधि की तुलना में कितने प्रतिशत बढ़कर 69.75 मिलियन टन जो है ये पहुंच गया है। तो ये 7.51% का ग्रोथ यहाँ पर देखने को हमें मिला है। अगर जुलाई 2026 में जो भारत का कोयला प्रोडक्शन है वो पिछले साल के मुकाबले देखोगे तो 7.5% के आसपास जो है ये ग्रोथ हुआ है। और इस जुलाई में कुल 69.75 जो मिलियन टन कोयला है वो यहाँ पर प्रोडक्शन देखने को मिला है। दूसरी चीज़ क्या है कि पिछले साल ये आंकड़ा काफ़ी कम था, 64.88 का था। तो इकोनॉमी में बड़ा योगदान है और ये क्वेश्चन जो है आपसे यहाँ पर पूछा भी जा सकता है। और जो कोयले की सप्लाई यानी जो डिस्पैच है इसमें 13.3% की शानदार बढ़ोतरी हुई है और ये 86.33 मिलियन टन ये भी हो गया है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि क्या क्या आंकड़े आपके चेंज यहाँ पर हुए हैं। और अगर बात की जाए CIL की, जो कोल इंडिया लिमिटेड है, ये अकेले ही जुलाई में 50.35 मिलियन टन कोयले का उत्पादन इन्होंने किया है। तो ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और कोल इंडिया का कोयला भेजने का काम 17.43 बढ़कर इस परसेंटेज से बढ़कर 63.67 तक ये पहुंच गया। तो मतलब यहाँ पर ये जो कोल इंडिया है इसका जो जुलाई में जो डिस्पैच वर्क है वो काफ़ी अच्छा यहाँ पर रहा है। हाल ही में भारतीय टेनिस खिलाड़ी रामकुमार रामनाथन और विजय सुंदर प्रसाद ने किस देश में आयोजित बॉर्न ओपन 2026 का जो डबल्स है वो अपने नाम पर ये पूरा खिताब किया हुआ है। तो भारत के टेनिस खिलाड़ी जिनका नाम है रामकुमार रामनाथन और विजय सुंदर प्रशांत, इन्होंने बोन ओपन में बहुत अच्छा काम किया है और ये जर्मनी में था बेसिकली। ठीक है, तो जर्मनी के बॉन शहर में जो खेला गया इस टूर्नामेंट था, इसमें भारत की जोड़ी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। फाइनल मुकाबले में इन्होंने इंग्लैंड के जो स्कॉट डंकन और स्वीडन के जो एडम हेनोन है, तो ये स्वीडन के हैं, ये इंग्लैंड के हैं, तो इन दोनों की जो डबल जोड़ी थी इसको इन्होंने हरा दिया। और अगर बात की जाए रामकुमार रामनाथन, इनके कैरियर का ये जो है साल 2026 का दूसरा और कुल जो है 13वां ATP चैलेंजर डबल्स जो है ये खिताब इन्होंने अपने नाम पर किया है। तो ये पूछा जा सकता है ये हुआ कहाँ पर है, ये जर्मनी का जो बॉन शहर है वहाँ पर था। और किसने किसको हराया, तो ये चीज़ जरूरी है, नाम पता आपको होना चाहिए, बस दैट्स इट। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस में यहाँ से डेटा आपका बनता है। द इंडियन फार्माकोपिया कमीशन IPC साइंड एन MOU विद विच ऑर्गेनाइजेशन। जो भारतीय फार्माकोपिया है आयोग, तो इसने किस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो उत्तर प्रदेश जो प्रमोट फार्मा काउंसिल है, तो उसके साथ में अभी इनका एक MOU साइन बेसिकली हुआ है। नेशनल न्यूज़ में काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रहेगा। तो भारतीय फार्माकोपिया आयोग जो IPC है, इन्होंने उत्तर प्रदेश जो प्रमोट फार्मा काउंसिल है UPPCS, तो इसके साथ में एक समझौता MOU साइन किया है। तो कई बार शॉर्ट फॉर्म पूछ ली जाती है UPPPC,
तो ये इसकी जो है फुल फॉर्म है। और इस समझौते का मुख्य उद्देश्य यही कि उत्तर प्रदेश में जो फार्मास्यूटिकल्स और जो मेडिकल उपकरण हैं इस सेक्टर की जो क्वालिटी और इनोवेशन है इसको और भी ज़्यादा बेहतर से बेहतर बनाना, तो ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है। तो दोनों संस्थान साथ मिलकर जो है दवाओं की क्वालिटी, नियम कानून, जो रेगुलेटरी कॉम्प्लाइंसेस हैं और रिसर्च हैं, इन तीनों में जो है काम यहाँ पर साथ करेंगे। तो इसके तहत क्या होगा कि जो छोटे MSMEs हैं तो इनको डिजिटल टूल्स की मदद से जो साइड इफ़ेक्ट्स रिपोर्ट करने में जो है सहायता यहाँ पर प्रदान की जाएगी। तो इस पार्टनरशिप का मकसद बाजार में बिकने वाले जो उत्पाद हैं इनकी निगरानी करना, पोस्ट मार्केट सर्विलेंस, ताकि जो मरीजों की सुरक्षा है वो यहाँ पर बढ़ाई जा सके। हालिया आचार संहिता के अनुसार सेबी के होल टाइम मेंबर्स को किससे प्रतिबंधित किया है? अंडर द न्यू कोड सेबी होल टाइम मेंबर्स आर बार्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। तो अभी जो सेबी है जिसको हम लोग बोलते हैं सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो इन्होंने अपने बोर्ड के सदस्यों के लिए एक नया कोड ऑफ कंडक्ट जारी किया है। तो ये डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट में जो लोग हैं तो उनके लिए ये रूल्स गाइडलाइंस जो है ये यहाँ पर जो आचार संहिता है कोड ऑफ कंडक्ट ये मंजूर कर लिया गया है। तो होगा क्या कि इस नए नियम का मकसद ये कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना और जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैं इनको यहाँ पर रोकना। ये सेबी ने बेसिकली अभी जो न्यू कोड ऑफ कंडक्ट है ये यहाँ पर रोक लिए हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पर इसको अप्लाई कर दिया है ताकि किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, इनको रोकना और जो ट्रांसपेरेंसी है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो इस बदले गए नियमों के तहत क्या होगा कि जो होल टाइम मेंबर्स हैं WTM अपने जो उनका टेन्योर चल रहा है उसके दौरान सीधे जो इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं उसमें अब ये इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट रहेगी। अब ये केवल म्यूचुअल फंड्स और जो ETFs हैं और अन्य जो डाइवर्सिफाइड इंस्ट्रूमेंट है इसमें ही ये लोग अब निवेश कर सकेंगे। मतलब एक तरीके से क्या है कि इनके पास अच्छी नॉलेज सब कुछ रहता है और कोशिश ये की जा रही है कि जो इंडिविजुअल स्टॉक्स को किसी तरीके से कोई मैनिपुलेशन ना कर पाए। तो उसके लिए सेबी ने जो है इनके होल टाइम मेंबर्स जो WTM होते हैं इनको प्रोहिबिटेड कर दिया डायरेक्टली इन्वेस्टेड इन इंडिविजुअल स्टॉक्स में, ठीक है, वाइल इन ऑफिस, जब तक ये अपने पोजीशन पर काम कर रहे हैं। अगर रिटायर्ड हो जाएंगे, वहाँ से हट जाएंगे, तो फिर जहाँ ये करना चाहे वहाँ कर सकते हैं। ओके, द ग्रीनफील्ड शिप बिल्डिंग क्लस्टर विल बी एस्टेब्लिश्ड इन विच स्टेट? जो ग्रीनफील्ड शिप बिल्डिंग क्लस्टर है वो किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये गुजरात में होगा। तो आपको बताना चाहूँगा मिनिस्ट्री ऑफ द पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज इन्होंने जो है प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है 2 मैरीटाइम जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं गुजरात में अंडर द शिप बिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम जो SBPDDS है इसके द्वारा, ठीक है। तो होगा क्या कि गुजरात का जो पोरबंदर जिला है तो इसके कुछड़ी जगह है, वहाँ पर लगभग 2000 एकड़ एक ज़मीन पर नया ग्रीनफील्ड शिप बिल्डिंग क्लस्टर जो है ये बन रहा है। तो अगर इसकी लोकेशन आपसे पूछ लिया तो ये गुजरात में बेसिकली बन रहा है। कहाँ पर? पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट में। अब इस क्लस्टर की जो एनुअल कैपेसिटी सालाना क्षमता है वो 12 से 15 लाख टन जो है ये यहाँ पर रहेगी। तो 1.25 से 1.5 मिलियन ग्रॉस टनेज जो है ये इसकी कैपेसिटी है। लगभग 2000 एकड़ में ये बनेगा। और इसके अलावा जो केंद्र सरकार है इन्होंने जो कच्छ की खाड़ी है जिसको बोलते हैं बाड़ीनार, तो इसमें 1570 करोड़ रुपए की एक शिप रिपेयर फैसिलिटी, जहाज मरम्मत केंद्र, उसको भी यहाँ पर हरी झंडी दी है। तो ये पूछा जा सकता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इन्होंने 1570 करोड़ रुपए खर्च करके एक शिप रिपेयर फैसिलिटी जहाँ पर कहाँ पर है गल्फ ऑफ कच्छ जिसको बोलते हैं बाड़ीनार, तो यहाँ पर ज्वाइंटली डेवलप की जाएगी। CSL और जो दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी DPA और CSL ये दोनों साथ मिलकर इसको बना रहे हैं, ठीक है। और बाड़ीनार वाले इस प्रोजेक्ट को कोचीन शिपयार्ड जो है ये बना रहा है, ये पता आपको होना चाहिए। What was the range of import duties levied on Indian ready-made garments and textiles in UK prior to CETA, which has now been reduced to 0? सेटा लागू करने से पहले जो है सीटा लागू करने से पहले ब्रिटेन में भारतीय रेडीमेड कपड़े और वस्तुओं पर आयात शुल्क इंपोर्ट ड्यूटीज जो होती हैं इंपोर्ट ड्यूटीज़ ये कितना लगता था, जिसे अब घटाकर 0 कर दिया गया है। तो पहले जो है 4 से 16% था और अब इसको इन्होंने रिड्यूस कर दिया है। तो ये ट्रेड में जो है 2 देशों के बीच में काफ़ी अच्छा रहा है। और भारत और UK के बीच में जो CETA था, एक कम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट था, तो ये 15 जुलाई 2026 से लागू हो गया, जिसके तहत पंजाब ने अपनी पहली खेप जो कंसाइनमेंट है वो भी यहाँ पर रवाना कर दी है। अमृतसर से जो रेडीमेड कपड़े होते हैं और लुधियाना से जो ऊनी धागों की खेप होती है ये ब्रिटेन में भेजी जा रही है। और अमृतसर से भेजा गया सामान श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से एयर इंडिया
गया कि डायरेक्ट जो फ्लाइट है उसके द्वारा यूके के लिए रवाना किया गया। तो इस समझौते से पहले भारतीय जो कपड़े के निर्यात पर 4 से 16% का टैक्स है वो यहाँ पर लगता था, जिसको अब जो है शून्य कर दिया गया, जीरो कर दिया गया है। और ये हुआ किसके तहत हुआ है? ये हुआ है कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, जो सीटा है, इसके तहत यहाँ पर ये किया गया है। तो होगा क्या कि इस नए समझौते के तहत भारत के लगभग 99% जो निर्यात पर विदेश जो ब्रिटेन है इसमें बिना किसी मतलब जीरो ड्यूटी में एंट्री इनको मिल गई है। और 137 सर्विस सेक्टर्स के लिए जो है ये नए दरवाजे खुल रहे हैं, नए अवसर खुल रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। वाराणसी में स्वीकृत 2 एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना की कुल लागत कितनी है? What is the total cost of the 2 elevated corridor projects approved for the बनारस? तो ये है 25,445.96 करोड़। ठीक है, तो ये जो एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स हैं बनारस उत्तर प्रदेश में, तो इसके लिए कैबिनेट ने ये अप्रूवल यहाँ पर दिया हुआ है। तो अभी जो मोदी जी की जो CCEA होती है, कैबिनेट कमेटी ऑन द इकोनॉमी अफेयर्स, तो इसकी जो अध्यक्षता है ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी करते हैं। इन्होंने जो 2 एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट बनारस में किए हैं और इसके लिए जो है इतना आउटले, इतना अमाउंट यहाँ पर रखा गया है। एक है वरुण रिवर एलिवेटेड कॉरिडोर और दूसरा है गंगा रिवर एलिवेटेड कॉरिडोर। तो जो वरुण नदी एलिवेटेड कॉरिडोर है ये 43 जो है किलोमीटर लंबा लगभग होगा और इसके लिए 10,998 करोड़ का जो लागत है वो लगने वाली है। और ये NH31 और जो काशी रेलवे स्टेशन के बीच की जो यात्रा है इसको 40 मिनट से घटाकर जो है ये 20 मिनट करने वाला है। दूसरा जो गंगा रिवर एलिवेटेड कॉरिडोर है इसके लिए अप्रूवल किया गया है 14,447 करोड़ और ये 46 जो किलोमीटर है लंबा प्रोजेक्ट बेसिकली होने वाला है। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो गंगा कॉरिडोर है इसके बनने से जो 60 मिनट का सफ़र है वो केवल 20 मिनट का रह जाएगा, मतलब कि काफ़ी रिड्यूस टाइम होगा। और इस एलिवेट की बात अगर की जाए तो ये गंगा नदी पर एक शानदार 910 मीटर लंबा केबल स्ट्रेटेड पुल ये भी इसमें बेसिकली शामिल है। ठीक है, इसमें तो मतलब एक दो चीज़ें और भी यहाँ पर हैं। तो बस आपसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछाएगा कि गंगा रिवर एलिवेटेड कॉरिडोर और वरुण रिवर एलिवेटेड कॉरिडोर ये दोनों कहाँ पर बन रहे हैं? तो बनारस में, और CCA ने अप्रूवल दे दिया है। 25,000 का ये प्रोजेक्ट है। टू द पॉइंट क्वेश्चंस के लिए 5 क्वेश्चन हमेशा डिस्कस करता हूँ, बहुत आराम से इन क्वेश्चंस को देख लिया करो, नोट कर लिया करो। और आज के 5 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ही हैं, तो वीडियो पॉज करके आप इनका आंसर दीजिएगा और PDF में आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे एज इट इज़। ठीक है, और हमारा डेली, वीकली, मंथली सब कुछ अपडेटेड है करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन में। आप वहां से जाएं, इसको एक्सेस करें, अपनी अच्छी तैयारी करें और कोई डाउट है तो जरूर पूछें। थैंक यू वेरी मच गाइस। और 8448169188 ये हमारा फ़ोन नंबर है, इस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन।